शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर होम्योपैथी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 500 बोरानो डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर यामिनी रमेश मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ रिफैक्ट्री इन डे टू डे प्रैक्टिस। तो मैं मैम से आग्रह करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस अब एंड कैन यू सी माय स्क्रीन आल्सो? यस यस यस। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर निशान, बहुत धन्यवाद आपका। और सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हिंदी में ये वेबिनार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है फ्रॉम IFPH। दो मैं पूरे केस को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाई हूँ अपने PPT में, बट मैं बात आपसे हिंदी में ही करूंगी। आई होप सबके लिए ठीक रहेगा। तो रेपर्टरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में। रोजाना हम मतलब रेपर्टरी के बिना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दो बहुत सारे मटेरिया मेडिका मास्टर्स होते हैं जिनको बहुत अच्छे से मटेरिया मेडिका याद होती है, बट मेरे जैसे कुछ लोग जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए रेपर्टरी बहुत हेल्प करती है। तो मैं पर्सनली रेपर्टरी का बहुत डेली मतलब 50 टाइम्स, शायद 50-55 टाइम्स एवरी डे मैं उसे जरूर ओपन करती हूँ। एंड उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप कोई भी चीज को ग्रांटेड लेके नहीं चल रहे कि ये ऐसा ही होगा। अम, आपको जब आप रूब्रिक देखते हैं तो आपको दूसरी रेमेडीज भी दिखती है। तो सबसे पहले मैं आपको केसेस दिखाऊंगी और उसके बाद हम बात करेंगे कि रेपर्टरी का बेटर यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला केस है हमारा, एक मेल है, उनकी एज है 50 इयर्स और उनको पूरे बॉडी में एक्जिमा था। ये मेरा बहुत पुराना केस है, बट बहुत ही अच्छा, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि उनको पूरे हाथों में पैरों में फुल इचिंग हो रही है, एक्जिमा हो रहा है। और वो बिल्कुल फुल कवर्ड करके शर्ट पहनते थे, पैंट्स भी कभी भी हाफ पैंट नहीं पहनना, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई इसे देखे। एंड देन ही सेड कि मैम रात को बहुत इचिंग होती है, इसमें थोड़ा ऐसे पानी जैसा ऊजिंग टाइप भी निकलता है, और 10 साल से इनको ये एक्जिमा है। बहुत सारे लोगों से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, होम्योपैथ्स ऑल्सो, आयुर्वेदिक फिजिशियंस एंड ऑल्सो होमली घर के नुस्खे टाइप का भी वो कर चुके थे। और जब मैंने उनको पूछा कि और बताइए आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं साड़ी की दुकान में काम करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है अपना दुकान। मुझे बहुत अटेंशन मिलता है लेडीज से, वो लोग मेरी बात सुनते हैं। और कहीं पे भी मुझे उतना अटेंशन, उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अटेंडेड। आई सेड ओके, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। फिर वाइफ भी थी उनके साथ में उनकी, तो वाइफ ने कहा कि एक तो बहुत मैम बहुत केयरिंग है, बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति है ये, और अगर उनको दूसरों से प्रेम नहीं मिलता है, अफेक्शन नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको चाहिए होता है वो, मतलब उनको चाहिए कि भाई उन्हें अटेंड करो, उनसे प्यार से बात करो। और उनके बॉस के लिए भी बहुत समर्पित व्यक्ति है ये, मतलब उनके बॉस की हर चीज सुनते हैं वो। आई सेड ओके, और बताइए। एंड उसके बाद वो बोले कि मुझे ऐसे लगता है हाथ में पैरों में ऐसे कुछ कुछ तो ठंडा सा चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ सेंसेशन होता है क्रॉलिंग जैसा, जैसे कि कुछ रेंग रहा हो, हिंदी में हम कहते हैं रेंग रहा हो। और बिफोर एक्जिमा भी उनको ये सेंसेशन था, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ
एक्जिमा है, इचिंग है, उस दौरान ही उनको एक क्रॉलिंग सेंसेशन हो रहा है, इसके पहले भी था। फिर मैंने और थोड़ा नेचर के बारे में पूछा तो वाइफ ने मुझे कहा कि बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा समर्पित है अपने जॉब को लेके, मतलब घर में बाहर वो बिल्कुल डेडिकेटेडली अपना काम करते हैं। पर अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो, उनके शब्दों में ऐसा था कि वो फिर किसी के पिताजी के नहीं है। तो ऐसे इसका क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब ऐसे वो बहुत प्यार से बात करेंगे और दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनसे प्यार से बात करे, अफेक्शनेटली रहे। पर वो जिस तरह से लोगों को चिल्लाते हैं और जिस तरह से उल्टे जवाब देते हैं, वो बहुत खराब है। और जनरली घर में होता है, बाहर वो बहुत मतलब दब के रहते हैं लोगों से, सबकी बात मानते हैं, बॉस को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहते हैं। और अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड ही विल डू एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन। एंड स्किन के बारे में भी वाइफ ने बताया कि स्किन कंप्लेंट उनको बहुत सालों से है, बहुत उनको परेशान करती है और वो काफी सोचते रहते हैं इस बारे में। He would say that often because of my suffering, my dedication is decreased, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो तकलीफ है इसकी वजह से मैं थोड़ा ऐसे शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि अरे कोई देखेगा कैसा लगेगा, इसलिए मुझे पूरे टाइम कवर करना पड़ता है। मतलब भरी गर्मी में भी फुल शॉर्ट्स और बहुत थिक ऐसे चीजें पहन के वो निकलते हैं ताकि कोई देखे ना जहां जहां मार्क्स है। तो ये हमारा केस था। तो यहाँ पर समरी है कि हमें पता है, हमें वी आर डीलिंग विद एक्जिमा केस जो कि क्रॉनिक है, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, कभी कभी यूजिंग है, इचिंग ज्यादा रात में होती है, पिक्यूलियर सेंसेशन है कि उन्हें भाई अफेक्शन चाहिए, पिक्यूलियर सिम्टम है, अटेंशन सीकिंग पर्सन है। जैसे उन्होंने पहला शब्द कहा कि मैं साड़ी की दुकान में काम करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है कि लेडीज से मुझे अटेंशन मिलता है। मतलब आई एम टेलिंग यू, ये मैंने अपने होम्योपैथिक करियर में बहुत कम लोगों के साथ सुना है कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि उन्हें लोग अटेंशन दे रहे वाइल डूइंग अ जॉब इन एज अ सेल्स पर्सन। दिस इज वेरी रेयर। अटेंशन एवरीबडी नीड्स, बट दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस इज समथिंग डिफरेंट। सो बहुत डिवोटेड है, वाइफ ने भी कंफर्म किया, बहुत ही ऑनेस्ट है। एंड ऑल्सो ही इज एम्बेरस्ड अबाउट द कंप्लेंट, शर्मिंदा महसूस करते हैं अगर कोई देखे तो। वेरी सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स से अबाउट हिम, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि अरे किसी ने ऐसे बोल दिया, कोई कोई रिमार्क कर दिया। एंड ये जो उन्होंने रेंगने वाला हमें सेंसेशन बताया कि हाथ पे कुछ ठंडा सा चलता है ऐसा लगता है, एंड एट टाइम्स ही इज वायलेंट ऑल्सो, समटाइम्स ही गेट्स रियली एंग्री, गुस्सा हो जाते हैं, लोगों को चिल्लाते हैं। ये हमारी समरी है। आप में से कोई भी कुछ सजेस्ट करना चाहेगा, कोई रूब्रिक, कोई रेमेडी या कुछ भी, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इफ यू वांट टू सजेस्ट। तो देखिए, सिंपल केस है, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा इन्फो है। इट वाज सिंपल केस, पर जो भी इंफॉर्मेशन है एकदम क्लियर करता है, तो हम सीधा रेपर्टरी में जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए थी, ऑफ कोर्स जैसे नाइट इचिंग, नाइट एग्रावेट्स, ये एक सिम्टम है, बट एक कॉमन सिम्टम है। ज्यादातर लोगों की इचिंग रात में बढ़ जाती है क्योंकि वो एक तो फ्री हो जाते हैं, राइट? Pulse like attention seeking, Dr. Nishant is saying. Okay. Yes, so attention seeking is there. तो उसको मैंने लिया अफेक्शन डिजायर्स। तो उनकी वाइफ ने भी क्या कहा कि प्यार से बात करेगा कोई तो वो उनके लिए कुछ भी कर लेंगे। तो ही डिजायर्स अफेक्शन, तो इसके लिए रूब्रिक है अफेक्शन डिजायर्स। अटेंशन क्रेव्स, क्रेव्स अटेंशन, चाहिए मुझे। लेडीज भी अटेंशन देगी, मुझे अच्छा लगेगा, बॉस देगा अच्छा लगेगा, वाइफ देगी अच्छा लगेगा। सो क्रेविंग अटेंशन। एंड व्हाट ही डिजायर्स अप्रिसिएशन, तुम मेरी तारीफ करो, ठीक है। एंड सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, यस हम ये भी ले सकते हैं। तो जब हम ये तीन रूब्रिक बेसिकली हम डालते हैं, इसके अलावा भी हम लेंगे, बट दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर ऑफ द केस, राइट? आप लोगों को लगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक क्रॉलिंग सेंसेशन वाज देयर जो कि बहुत पिक्यूलियर है, अलग है। तो जब आप इसको रेपर्टरी में डालेंगे, और आप अगर क्रॉलिंग सेंसेशन को रेफरेंस वर्क करके एक प्रोग्राम में यूज करती हूँ,
जिसमें आप सीधा, अगर आपको कोई रूब्रिक नहीं मिल रहा है तो आपके पास जो भी वर्ड्स है पेशेंट्स के, उसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इट्स लाइक अ होम्योपैथिक गूगल, जैसे गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं वैसे आप रेफरेंस वर्क में भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरे रेफरेंस वर्क में मैंने सीधा लिखा क्रॉलिंग और फॉर्मिकेशन। फॉर्मिकेशन जैसा भी आप कह सकते हैं, जैसे चींटी चल रही हो। थ्री कोल्ड, इन द थ्री वर्ड्स ऑफ कोल्ड। और आई वॉज वेरी सरप्राइज, बहुत कम रेमेडीज मुझे मिली, मेरे ख्याल से 4 या 5। ओके। और उसके बाद जब मैं थोड़ा रूब्रिक सर्च करने लग गई तो मुझे पता चला कि देयर इज रूब्रिक क्रॉलिंग एज ऑफ इंसेक्ट्स, बग्स, फ्लाइज। और ये मुझे इसी सर्च से पता चला। ओके, ये रूब्रिक मुझे पहले पता नहीं था। तो बाद में जब मैंने रेफरेंस वर्क में डाल के देखा तो मुझे पता चला कि फाटक में ये रूब्रिक एग्जिस्ट करता है। एंड फाटक रेपर्टरी इज अ डे टू डे रेपर्टरी, अल्फाबेटिकल रेपर्टरी है। आप लोगों ने जरूर देखी होगी, यूज भी की होगी कुछ लोगों ने। मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेपर्टरी है, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत सटल है, और बहुत सारी क्लिनिकल रूब्रिक्स भी आपको मिल जाते हैं, और वेरीफाइड रेपर्टरी है। तो इचिंग नाइट, क्रॉलिंग एज ऑफ इंसेक्ट्स, बग्स, फ्लाइज, जैसे कि कुछ रिंग रहा चल रहा हो। और उसी में आपको मिलेगा क्रीपिंग रनिंग एज ऑफ अ माउस होल्ड। सो ये काफी क्लोज रूब्रिक। क्रीपिंग का मतलब भी वही होता है, रिंग नहीं होता है, रनिंग। और उसमें भी कोल्ड, एज इफ कोल्ड इज, समथिंग कोल्ड इज रनिंग। इट वाज वेरी नाइस रूब्रिक। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा कुछ रूब्रिक एग्जिस्ट भी करता है। तो यही देखिए खूबसूरती है रेपर्टरी की, कि जब भी आप कुछ ढूंढने जाते हैं और आपको ऐसा कोई अनयूजुअल रूब्रिक, और उसमें सिर्फ 2 रेमेडीज या 13 रेमेडीज मिल जाती है, तो बहुत ही मतलब आपका जो दायरा होता है मेडिसिन सिलेक्शन का, वो काफी नैरो डाउन कर सकता है, और उससे आपको काफी हेल्प मिलती है। तो जब मैंने ये सब रेपर्टरी में डाला, तो जो पहले 3 रूब्रिक थे, अगर आप सिर्फ उसको डालेंगे, माइंड अप्रिसिएशन डिजायर फॉर, अटेंशन क्रेव्स एंड अफेक्शन डिजायर्स, तो आप देख सकते हैं कि एक ही रेमेडी है विच इज कवरिंग एवरीथिंग, विच इज लैक्टैन। तो जनरली हम कॉमनली जब हम मटेरिया मेडिका से ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, we just forget remedies like these. We are giving Suriname, sulfur, calcarea. So generally हम polychrist remedies ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो मिसिंग हो जाता है। बट वेन यू यूज रेपर्टरी, यू कैन एक्चुअली प्रिस्क्राइब सच रेमेडीज। तो अब हमें लैक्टैन देना है क्या, जस्ट बिकॉज ये 3 रूब्रिक कवर कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, दे देना चाहिए या रुकना चाहिए? एनीबॉडी? दे देना चाहिए, ओके। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट देने के पहले कंफर्म करना चाहिए, बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि मटेरिया मेडिका इज द फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमें ये भी देखना है कि दूसरी चीजें इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि मेन रूब्रिक्स कवर कर रहे हैं, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, डबली श्योर, ट्रिपली श्योर। तो आप फिर दूसरे रूब्रिक पे डाल के देखिए, जैसे कि स्किन इचिंग नाइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉलिंग एज ऑफ इंसेक्ट, बग्स, फ्लाइज। एंड देखिए फाटक जैसी रेपर्टरी में, विच गिव्स यू वेरी फ्यू रेमेडीज एंड दैट टू वेरीफाइड, उसकी 2 रेमेडी है क्रीपिंग कोल्ड में। एक है लैक्केनाइनम, सेकेंड आई डोंट नो विच वन, बट लैक्केन इज कवरिंग दैट ऑल्सो। अब हमें जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि इट इज कवरिंग एवरीथिंग। तो मैंने यही किया, आई गेव लैक्केन 1 ml, 2 डोजेस दिए मैंने। एंड आई एम नॉट शोइंग यू द एंटायर केस, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक, 1 डेढ़ साल तक इनको फॉलो अप किया, और ऑफ एंड ऑन ही वॉज वेरी 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 मच बेटर। फॉर्मिकेशन, यस डॉक्टर पंडित, हमने फॉर्मिकेशन लिया है ना। मैंने एक ऊपर स्लाइड दिखाई थी जिसमें रेफरेंस वर्क में हमने फॉर्मिकेशन को भी और में लिया है। तो वी हैव कंसिडर्ड दैट। तो ही गॉट बेटर विद इन 6 months, 10 साल का एक्जिमा, he got better within 6 months, almost 80% gone, almost like not there। और मेरा 1 साल तक उनके साथ फॉलो अप चलता रहा, कभी भी वो 1 साल में वापस नहीं आया, उसके बाद ही नेवर केम बैक टू मी। सो दिस वाज अ केस ऑफ, आई गेस, 2017। अभी क्या चल रहा है, इट्स 8 years। सो आई एम श्योर कि अगर उन्हें ऐसा कुछ होता तो वो वापस आते, क्योंकि बिल्कुल भी वो मतलब कुछ भी एक्जिमा उनको नहीं था। ओके।
सो लैक्टैन के बारे में एक चीज है, जैसे कि उनकी वाइफ ने हमें बताया कि वो बॉस के प्रति बहुत समर्पित है, ही इज वेरी डेडिकेटेड। सो वी ऑल नो दैट लैक्टैन इज वन रेमेडी विच इज वेरी डेडिकेटेड टू द सुपीरियर्स, सीनियर्स। बट लैक्टैन इज मेड अप ऑफ विट्स मिल्क, डॉग्स मिल्क। तो ऑब्वियसली वो एग्रेशन, वो वायलेंस भी उसके अंदर है। तो जैसे कि वाइफ ने कहा कि कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, तो दिस ऑल्सो कंफर्म्स द नेचर ऑफ द रेमेडी। और जब भी आपको ऐसे कंफर्मेशन मिले, तो आपको बिल्कुल रेमेडी के लिए आप श्योर हो सकते हैं और उसी के ऊपर कायम रह सकते हैं। डोंट चेंज द रेमेडी वेरी ऑफन, दिस विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज केस 2। ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ग्रेट केसेस इन माय करियर। ग्रेट इन द सेंस, ऐसा कुछ बहुत बड़ा ठीक नहीं किया हमने कि बहुत कोई ऐसी पैथोलॉजी हो, बट इस केस से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज हाउ टू यूज रेयर रेमेडीज एंड हाउ टू कंफर्म देम। एंड थैंक्स टू रेपर्टरी, क्योंकि आज रेपर्टरी का सेशन है। और वैसे भी मुझे रेपर्टरी के बारे में एक सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये लगती है कि वो आपके प्रिजुडाइजेस को तोड़ती है एवरी डे। आप जितना प्रिजुडाइज होंगे, रेपर्टरी विल शो यू न्यू पाथ्स। तो आप काफी उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो इस केस में क्या था, ये जो पेशेंट है, ये छोटा बच्चा 8 साल का, और पेरेंट्स की कंप्लेंट थी कि ये हमारे साथ ही सोता है, ये सोता ही नहीं है अलग। मतलब अभी 8 साल में भी ही इज नॉट रेडी टू स्लीप अलोन। तो जब मैं शुरू में सुन रही थी, मुझे लगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट ग्रेजुअली व्हेन आई हर्ड देम मोर, मुझे पता चला कि 8 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें द पेरेंट्स कुड एक्चुअली स्लीप विदाउट द किड। बच्चा हर बार उनके साथ ही सोता था, उनके साथ ही रहता था, और वो बिल्कुल उन्हें नहीं छोड़ता था। ही वॉज वेरी वेरी क्लिंगी। और मदर ने कहा कि बहुत अफेक्शनेट चाइल्ड है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत प्यार करता है सबसे। और बोला प्रेगनेंसी में हमको बहुत सारे इश्यूज थे। मैं बहुत डरी हुई थी कि कुछ हो ना जाए, प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और डिलीवरी के दौरान भी इसके आसपास जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो कॉइल्ड थी उसके नेक के आसपास। एंड देन उसको बहुत गैस होती थी डॉक्टर, अभी भी गैस होती है। बहुत पेनफुल, बहुत रोता था। वो छोटा था तब भी बहुत रोता था, और अभी भी कभी गैस होती है तो बहुत रोता है। So the chief complaint was that the child is not able to sleep without parents. And एक नहीं, दोनों पेरेंट्स चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेरेंट से चल रहा है। उसके पापा 8 सालों में एक दिन के लिए भी, फुल डे के लिए घर से बाहर या शहर से बाहर नहीं जा पाए, बिकॉज द चाइल्ड विल क्राई लाइक हेल। तो वो कहते थे कि बहुत इतना रोता है कि आप उसको सहन ही नहीं कर सकते। And child always wants to sleep with the parents. He doesn't let them sleep alone. And when asked about his fears and likings, I did not get any. तो मैंने काफी उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा आपको किस चीज से डर लगता है, ड्रीम्स, हॉबीज, नेचर वगैरह वगैरह जो हम पूछते हैं, कुछ भी नहीं पता। So it was a sort of one-sided case for me because we had very less symptoms. Can anyone suggest हमें क्या करना चाहिए? Any suggestions? Any rubrics, remedies, कुछ भी? क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा? ओके, सो लेट्स सी व्हाट आई डिड। ओके, जो भी मुझे समझा मैंने क्या किया, दैट आई विल टेल यू। सो आई अगेन वेंट टू द रेफरेंस वर्क, क्योंकि कोई और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, यस। तो आई ट्राइड एवरीथिंग डॉक्टर, बट आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, नो, नथिंग peculiar. Okay, so when I searched in the repertory and reference work both, because I did not know, तभी भी मुझे नहीं पता था। It is also a very old case, 2016 I guess, 15-16 somewhere। तो जब मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला कि ऐसा रूब्रिक भी है कि माइंड कंपनी डिजायर फॉर स्लीप विद पेरेंट्स, चाइल्ड डिजायर्स टू। इसका मतलब है कि बच्चे को सिर्फ मम्मी पापा के साथ ही सोना है, और उसके अलावा उसको कोई और कंपनी नहीं चाहिए, कंपनी ऑफ पेरेंट्स ही नीड्स। ओके, सो इसके अंदर आप देखेंगे, तब मेरे पास जो रेपर्टरी थी, ओके, अभी मेरे पास न्यू वर्जन है तो उसमें थोड़ी और रेमेडीज ऐड हो गई है।
बट तब मेरे पास जो रेपर्टरी थी, कंप्लीट रेपर्टरी, उसके अंदर सिर्फ 6 रेमेडीज थे: क्रियोजोट, लैक्ल्यूपिनम, मर्कॉल, प्लेसेंटा, प्लूटोनियम नाइट्रिकम एंड सैकरम एल्बम. So it was very easy for me. I read all the 6 remedies because I did not know कौन सा देना है, क्या करना है. तो ऑब्वियसली क्रियोजोट काफी वेल प्रूव्ड रेमेडीज है, सो नो सिम्टम्स ऑफ क्रियोजोट, नो लैक ल्यूपिना. मर्क और के सिम्टम्स मुझे नहीं मिले. प्लूटोनियम नाइट्रिकम इज आउट ऑफ क्वेश्चन. सैकरम एल्बम के बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं थी, और प्लेसेंटा के बारे में भी मैं नहीं ज्यादा जानती थी. बट व्हेन आई रेड प्लेसेंटा, आई गॉट टू नो दैट द प्लेसेंटा इज वन थिंग जो जो जिसका गहरा कनेक्शन होता है मदर और बेबी के बीच में. ओके. एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द बेबी इनसाइड द यूट्रस. वी ऑल नो दैट. प्लेसेंटा इज अ रेमेडी विच इज वेरी वेरी क्लिंगी. वो छोड़ता नहीं है मदर को. आप पढ़ेंगे अगर मर्फीज नेचर्स मटेरिया मेडिका में. तो आई गिव प्लेसेंटा 200, जस्ट अ ब्लाइंड, blind prescription. Blind means because I didn't know much about the materia medica, फिर भी मैंने ये रिस्क लिया because complete repertory is an authentic repertory. So when I saw this rubric, I gave placenta 200 one dose. I thought ठीक है, करके देखते हैं, I'll get to know कि क्या होता है. 3 महीने में child was much better. I repeated 1 dose a month. Okay. तो एक एक महीने में हम उसको रिपीट करते चले गए, बाकी प्लेसिबो दिया. Now he's sleeping alone for the first time in 8 years. तो अकेले सोने लग गया वो. He is also now able to express him better. पहले वो बहुत ज्यादा रोता था, तो ये मुझे पहले नहीं पता था. तो पेरेंट्स ने कहा कि हमने अभी नोटिस किया कि थोड़ा सा इसका मतलब ये बता नहीं पाता था कि क्या चाहिए, क्या हो रहा है. ही जस्ट यूज टू क्राई, एंड दिस वाज अ वेरी अनयूजुअल क्राई. और उसका जो पेट दर्द था, जो कि गैस की वजह से होता था, लाइक द मदर सेड दैट छोटा था तभी भी गैस की वजह से पेट बहुत दुखता था, अभी भी दुखता है. दैट इज ऑल्सो बेटर. ऑल्सो मदर ने कहा, पेशेंट की मदर ने, कि मैम आपको बताना मैं भूल गई थी कि उसको बहुत नाइट स्वेट्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रात में पसीना होता है, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं उसके. वो भी अभी ठीक हो गया है मेडिसिन के बाद. ऐसे ओके, बिकॉज अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे जरूर कंसिडर करती. सो आई डिडंट नो दैट. तो आप प्लेसेंटा देख सकते हैं फ्रॉम मर्फीज मटेरिया मेडिका. सी फील्स आइसोलेटेड, लोनली. सिर्फ ब्लैक में जो ब्लैक लेटर सिम्टम्स है वो देखें. Feels isolated, lonely, vulnerable, and weepy. Very weepy. Okay, lonely, weak memory, sadness, depressed, irritability, and anxiety. Okay, so these were the main things. Restlessness. आप ऊपर देख सकते हैं. Poor coordination. Then abdomen. तो मदर ने हमें क्या बोला? He used to cry with pain. So देखिए एब्डोमेन में पहला वर्ड क्या लिखा है? Bloated and uncomfortable after eating. Bloated and tender. Abdominal pain associated with distension, painful flatulence. So ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इमोशनली या मेंटल सिम्टम को देख के ही कंफर्म कर लिया, पर हमारे फिजिकल सिम्टम्स आर आल्सो कंफर्मिंग द सेम रेमेडी. एंड आई एम टेलिंग यू, विदाउट रेपर्टरी it was impossible for me to prescribe placenta, because मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि प्लेसेंटा जैसा रेयर रेमेडी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. बट रेपर्टरीज हैव दीज टाइप ऑफ जेम्स, तो इसलिए हमें ऑप्शन रेपर्टरी यूज करना चाहिए. बट ये है कि उसमें स्क्रूटिनी जरूर करना चाहिए. वी हैव टू कंफर्म विद द मटेरिया मेडिका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पेनफुल फ्लैचुलेंस, and now see perspiration, night sweats. So this symptom I knew about the placenta because I have read it somewhere. So when the mother told me this after 3-4 months कि इसका नाइट स्वेट भी बंद हो गया है, रात को इतना गीला नहीं होता है, वो भी पसीना कम आता है, आई वॉज वेरी हैप्पी. आई थॉट ओके, वी आर इन द राइट डायरेक्शन. एंड आफ्टर 6 months द मदर टोल्ड मी, मैम अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बिल्कुल अच्छा है, मतलब अभी बाहर जा सकते हैं हम, कुछ भी मतलब ऐसे रोता वोता नहीं है. एंड ऑल्सो दे वर प्लानिंग फॉर सेकेंड चाइल्ड, सो ही सेड हमारी प्राइवेसी पंखा चला बहुत महापराय रहे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो हो गई थी. तो मदर का कहना था कि नाउ वी आर एबल टू मैनेज दैट. सो इट वाज अ वेरी नाइस केस फॉर मी. Okay, so learning in this case was that the use of reference work enables me to prescribe such a rare drug जिसके बारे में हमें पता भी नहीं.
only with reference, only with repertory or programs you can do this. So it is very important and I highly recommend for everybody कि आप जरूर रेपर्टरी का यूज करें, चाहे मैनुअल चाहे कंप्यूटर। आज के दौर में कंप्यूटर रेपर्टरीज काफी इजी कर देती है हमारा काम, क्योंकि वो काफी टाइम सेविंग करती है। तो दिस वाज वन ऑफ द केस। यस, नाउ नेक्स्ट। तो दिस इज थर्ड केस। इस केस में द फीमेल वाज 35 ईयर्स ओल्ड एंड उनको बहुत ज्यादा अर्टिकेरिया था ऑल ओवर। इट वाज अ बैड अर्टिकेरिया, बहुत पूरे ऐसे व्हील्स ऑफ अर्टिकेरिया थे 4 साल से। और बहुत सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑइंटमेंट्स, एंटी एलर्जिक्स, होम्योपैथी, सब कुछ ले रही थी वो ऑलरेडी। बट एंड शी वाज बेटर, ऐसा नहीं कि उनको कुछ इफेक्ट नहीं था, बट इट वाज अ टेम्पररी। शी वॉज नॉट बेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनका कहना था कि मुझे ना लंबा रिलीफ ही नहीं होता है। मतलब मैं लेती हूँ, फिर एंटी एलर्जिक तो ठीक है, मैं 4 दिन सही रहूंगी, फिर आर्टिकेरिया हो जाएगा, फिर मैं दवाई लूंगी, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, बट देन अगेन इट कीप्स कमिंग बैक। और उनका कहना था कि आई जस्ट फील दैट मैं इसमें फंस गई हूँ मैम। एक एक ना लूप टाइप चल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कभी भी हो जाता है। सो आई सेड ओके, तो आप मुझे बताइए कि कैसे ये आपको बॉदर करता है, कैसे परेशान कर रहा है। ही सेड मेरे को रात को ये इरप्शन होता है ना, ये पूरे चकते चकते हो जाते हैं, एंड देन खुजली होती है, बस खुजली होती रहती है, और मुझे ऐसा लगता है हैरेसमेंट लगता है मेरे को कि क्या करूं, अब मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और मुझे बहुत मतलब मुझे उम्मीद ही मेरी खत्म हो जाती है कि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ 4 साल में। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये पैथी वो पैथी, सब हो गया। और मेरे एक नेबर ने अभी रिसेंटली बोला कि मैं आपके पास आऊं, और वो मुझे लेके आई है, इसलिए मैं आई हूँ। नहीं तो मैं पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुकी है, अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे लगता है सुसाइड कर लो, मर जाओ बस। तो दिस वाज द केस, शी वाज वेरी होपलेस, शी वाज ब्रॉट टू मी बाय समबडी एल्स, बट शी हैड नो होप्स अबाउट द केस। सो आई सेड ओके, आप मुझे बताइए आपको क्या फील होता है, आपका अनुभव क्या है ये सिचुएशन। शी सेड मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत 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 ज्यादा ऐसा लगता है कि लोगों ने छोड़ दिया है मुझे, क्योंकि मैं उनकी स्पीड के साथ मैच नहीं करती। अब मतलब मैं ऐसे एकदम, ऐसा होता है ना कि आप आपको कोई काम करना है, कुछ करना है, पता चला खुजली शुरू हो गई, तो ये पूरा हैम्पर कर रहा है मेरी जिंदगी को। मेरी लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय दिस डिसीज। ऐसे ओके। सो फिर उन्होंने कहा कि जो जो मुझे तकते होते हैं, थोड़े ब्लैकिश हो जाते हैं, रात को होते हैं 11 से 12 के बीच में जब मैं सोती हूँ। एंड अगर कुछ गरम लगा लिया जाए या मैं गर्म पानी से नहा लूं तो बेटर हो जाता है। और अगर कोल्ड एयर है, ठंडी हवा लग रही है, तो बहुत मतलब आप भूल जाओ। एंड आई गेस शी केम टू मी इन विंटर्स ओनली। तो विंटर में जब ठंडी हवा होती थी उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जब भी मुझे ये होता है मैं बस घूमती रहती हूँ, मतलब मैं पागलों की तरह इधर से उधर चल रही होती हूँ, और मैं बहुत एनजाइटी फील होती है मुझे। और मुझे लगता है कि यार कुछ बहुत गलत हो जाएगा, अभी बहुत पता नहीं क्या हो जाएगा, अब मैं क्या कर लूँ। सो शी बिकेम वेरी रेस्टलेस। तो व्हाट इज द रूब्रिक? रेस्टलेसनेस इन नाइट, राइट? वेरी सिंपल। एंड स्किन के बारे में शी सेड शाम को शुरू होती है, आती जाती है आती जाती है, और फिर मिडनाइट तक तो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर मैंने उनको ड्रीम्स पूछा कि आपको कोई ड्रीम्स आते हैं क्या। शी सेड यहाँ बहुत वायलेंट ड्रीम्स आते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, दंगा हो रहा होता है, और मैं बिल्कुल देख नहीं पाती, बहुत बहुत मतलब डरती हूँ मैं। और कोई पास में है तो भी मैं डरती हूँ कि अभी पता नहीं क्या करेगा। सो दिस इज द केस। ओके, तो अगर आप देखेंगे I took very simple rubrics. So, what is the summary? She is aggravated by warm, right? She is ameliorated by, no, sorry, ameliorated by warm, aggravated by cold air. She had midnight eruptions, hives which are black. This was very peculiar. उसने जैसे ही कहा कि मुझे ना बहुत ऐसे ब्लैकिश हो जाते हैं, ऐसे क्या। So I confirmed that also. So it was blackish actually. Generally hives reddish होते हैं and then धीरे धीरे कलर बदलते हैं. But he said no, black ही होते हैं. And then urticaria itching with. Okay, this is common. So ये रूब्रिक लिए और आप देखेंगे hives black में सिर्फ एक ही रेमेडी है. Let's see. So जब मैंने ये रेपर्टरी में डाला
तो आप देखेंगे आर्टिकेरिया नेटलरिश ब्लैक, ओके, ओनली वन सिंगल रेमेडी वाज रस्टॉक्स. एंड ऑल्सो शी सेड आई एम वेरी रेस्टलेस, मुझे समझ नहीं आता अब क्या करूं, ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते. वी ऑल नो दैट रस्टॉक्स इज अ वेरी वेरी रेस्टलेस रेमेडी, ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस. एंड ऑल्सो दे डोंट नो कि क्या होने वाला है. सो देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी, आगे क्या होने वाला है, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, समथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद रस्टॉक्स, मैंने दिया. और रस्टॉक्स 1 ml मैंने मंथली डोज दिया उनको. आफ्टर 6 months शी वॉज बेटर, बट स्टिल इरप्शंस आ रहे हैं ऑन एंड ऑफ. जब भी आते थे तो वो मेरे पास आती थी फॉलोअप्स में, मैं उन्हें फिर रेमेडी दे देती थी, फिर वो थोड़ी बेटर हो जाती थी. शी वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, क्योंकि वो किसी भी रेमेडी से 60% भी बेटर कभी नहीं हुई. ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड अ लॉट, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. फिर उन्होंने एक दिन कहा इन वन फॉलोअप, शी सेड, डॉक्टर, जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है ना, मैं मस्त लोगों के साथ बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ. और मेरे को ना पार्टी वार्टी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे ऐसे शांति से अगर बैठना है, मतलब मन को शांत करना है, तो मैं लोगों के साथ बैठ जाती हूँ. दिस इज वेरी पिक्यूलियर फॉर मी. एंड आई सेड, मैं समझी नहीं. तो शी सेड, मुझे ना लोगों को कैसे मस्ती फन करना होता है, तो वो जाते पार्टीज में या लोगों को बुलाते हैं उनके घर पे. मैं रिलैक्स करने के लिए बुलाती हूँ, मतलब लोग कुछ भी करे, बातें करे, कुछ भी करे, मैं नहीं कर रही होती हूँ पार्टी. मुझे तो बस उनसे बात करने से, उनके साथ बैठने से रिलैक्सेशन फील होता है. ऐसा ओके. तो इट वॉज वेरी पिक्यूलियर, तो मैंने सोचा फिर से ट्राई करते हैं रेपर्टरी. एंड देन व्हेन आई वेंट इनटू इट, आई सॉ दिस रूम, लाइक दिस जस्ट ब्लोन माई माइंड. मुझे ऐसे लगा कि माई गॉड, मैंने क्या खोज लिया. सो द रूब्रिक इज कंपनी डिजायर फॉर टू रिलैक्स. कैन यू इमेजिन, हम सबको रिलैक्स कैसे फील होता है इन जनरल. जनरली हम पार्टीज के बाद जब लोग घर चले जाते हैं, हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो हमको एक लोनली टाइम चाहिए होता है, एक सॉलिट्यूड चाहिए होता है. एम आई राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल. सो इट वॉज वेरी अनयूजुअल. आई थॉट, ऐसे कैसे लोगों के साथ रिलैक्स्ड फील हो रहा है. बट शी सेड द सेम थिंग. सो देन the remedy was Rus glabra, which is again from the Rus family. Okay, Rus tox का ही बहन भाई कह लीजिए. So I thought, why not? Because it is from the same family, anacardiaceae, same restlessness. Small remedy है. Maybe it is not well represented in the materia and repertory. I gave Rus glabra because I was expecting much better result than this in 6 months. Within 2 months, friends, after giving Rus glabra, she was much better than before. ऐसा नहीं कि रस्टॉक्स ने हेल्प नहीं किया, बट ये जो मैजिकली हेल्प किया रस ग्लैब्रा ने उनको, दिस वाज मच मच बेटर. इरप्शंस बेटर बाय 80%, मेंटली काम हो गई वो. और उन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसे लोनली फील नहीं होता, बहुत ही पीसफुल, बहुत सही लगता है मुझे, अच्छा लग रहा है. सो शी वॉज मच बेटर विद रस ग्लैब्रा. और रस ग्लैब्रा में अगर देखेंगे तो एक्चुअली माइज्म इसका जो है, इट इज अ वेरी डीप माइज्म अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शंकरन. सो ही सेज कि in rus glabra, patient thinks of the suicidal disposition constantly. So initially also she told me कि मैं तो सोचती हूँ मर ही जाओ, but due to my own ignorance I did not give enough attention to this symptom. Because in rus tox you don't have strong suicidal disposition, but in rus glabra it is even deeper, क्योंकि माइज्म डीपर है. तो फीलिंग ऑफ स्टक, शी वाज टेलिंग मी कि अरे मुझे स्टक फील होता है, which is also a theme of anacardiaceae family. It's caught, stiff, stuck. But she felt forsaken, which was not taken into consideration that time. Gives me now a new clue. तो ये मेरे लिए ना न्यू था थोड़ा सा. तो आई ट्राइड एंड सर्च्ड एंड आई रेड डॉक्टर शंकरन्स बुक. एंड in that book, insight into plants, उसमें लिखा हुआ है कि रस ग्लैब्रा इज इन लेप्रेसी माइज्म. एंड लेप्रेसी इज अ वेरी डेस्परेट माइज्म, जिसमें you don't have hope. So initially she said no, कि मुझे तो मतलब मैं तो अब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा मेरा, और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, बट ये मेरे पड़ोसी लेके आए आपके पास, ये भाभी लेके आ गए. सो ऑल दीज सेंसेशंस वर देयर. सो दिस वाज a very interesting case for me. So the learning of
using repertory in day-to-day practices, the most important thing for me is कि ये आपको एक different dimension देती है. आप सेम चीज अगर मैं उसको रस्टॉक्स ही देती रहती तो मे भी शायद वो बेटर हो जाती, बट वो रिलैप्सेस नहीं बंद होते बिकॉज द एग्जैक्ट रेमेडी वाज जस्ट नेक्स्ट टू रस्टॉक्स, बट नॉट रस्टॉक्स एग्जैक्टली. तो समटाइम्स होता है कि आप बहुत क्लोज होते हो बट आप एग्जैक्ट नहीं होते. तो जब आप एग्जैक्ट रेमेडी देते हो द मैजिक इज डिफरेंट. सो उसमें रेपर्टरी रेफरेंस वर्क बहुत हेल्प करता है क्योंकि आप सर्च करते हो कि पिक्यूलैरिटी कुछ अगर मिल रही है अलग से, और अगर वो आपको मिल जाए तो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ मैजिक. सो रेपर्टरी गिव्स अस डिफरेंट डायमेंशन एंड इट हेल्प्स. अदरवाइज आप खुद के ही थॉट प्रोसेस में स्टक हो जाते हैं. ऑल्सो it enables one to look into lesser known remedies like Ras glabra. मैंने उसके बाद रस वैनिनेटा, बहुत सारे रस रेमेडीज है. वी हैव लाइक 8-10 रस, बट वी डू नॉट नो, वी नो ओनली अबाउट रस ड्रॉप्स. आई मीन ये प्लेसेंटा केस के बाद 3-4 केसेस में आई यूज्ड प्लेसेंटा विद डिफरेंट एंगल्स with repertory's help only. I don't have like बहुत hundreds of cases, but lesser known remedies भी है हमारे literature में, और वो आपके पास एक क्लिक में अवेलेबल है. सो that is one learning that repertory helps us to know that remedies, to look at those remedies. फिर कंपैरिजन बिटवीन रेमेडीज. अगर आप कोई रेमेडी के बारे में सोच रहे हैं और आपको कंपेयर करना है कि ये क्यों है क्यों नहीं है, तो वो भी आप रेपर्टरी में सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं. It gives you a fair idea about different approaches. Kingdom, Miasm, Rose, वो भी आप देख सकते हैं through repertory. Overall, it helps a practitioners to reach to the most similar and most appropriate prescription. Okay, so this is very, very important for a good homeopathic practice. So repertory, according to me, is a great tool for every homeopath. We must use it. हमें बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं चाहिए. और अगर आप बहुत श्योर है मटेरिया मेडिका आपको बहुत अच्छा आता है, याद रहता है, तो वेल एंड गुड. बट अगर आपको कंफर्म करना है, अगर आपको डबली श्योर होना है, और अगर आपको और लेसर नोन रेमेडीज की तरफ भी थोड़ा सा आपका झुकाव है, तो आप डेफिनेटली रेपर्टरी को यूज करिए, और आपको बहुत आपका जो स्पेक्ट्रम है ना वो बहुत बढ़ जाता है. तो जेटी कैंट ने कहा है कि टू लर्न द मटेरिया मेडिका वन मस्ट मास्टर हैनिमन्स ऑर्गेनॉन, after which the symptomatology and a full repertory must be the constant reference books if careful homeopathic prescribing is to be attended and maintained. तो अगर आपको केयरफुल अच्छा प्रिस्क्राइबर बनना है तो डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि वी शुड नो ऑर्गेनॉन, मटेरिया मेडिका एज वेल एज रेपर्टरी. सो जो भी रेपर्टरी आपको अच्छी लगती है या जो आपको अच्छे से यूज करना आती है उसे जरूर यूज करिए. And the most important take away from repertory is कि वो आपको प्रेजुडाइज से फ्री कर देती है. सो आपको लग रहा है कि भाई पल्सटिला इज अ थर्स्टलेस रेमेडी, तो अगर आप जाके देखेंगे स्टमक थर्स्ट इंक्रीज्ड में आपको पल्सटिला मिल जाएगी. आपको लग रहा है कि नाट्रोम्यूर में बहुत ज्यादा थर्स्ट है, आपको थर्स्टलेस में नाट्रोम्यूर मिल जाएगा. तो आपका जो प्रेजुडाइज है या आपको जो लग रहा है कि ये तो ऐसा ही होगा, it the repertory breaks that thought and it takes you to the new dimension. तो कई लोग कहेंगे कि ये कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप अच्छे से रेपर्टरी को जानेंगे तो ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा. फिर आप उसके सोर्स में जाके मटेरिया से आप कंफर्म कर सकते. Second thing is it frees you from the prescription of only polycrest remedies. Otherwise, you will keep prescribing, every other person, calcarea carb, sulfur and pulsatilla, which is not bad. But अगर वो सिर्फ हम हमारे लिमिटेड नॉलेज की वजह से कर रहे हैं, that's a not a good thing. तो आपको जो आप पॉलीक्रेस्ट प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं ऑफन, उससे भी ये काफी बचाता है. ऑल्सो ड्यूरिंग केस टेकिंग, जब आप कोई रेपर्टरी में देख रहे हो, साथ साथ में आप रूब्रिक्स भी ले रहे हैं, तो आपको आपका एक विजन बनने लग जाता है कि ओके इट कुड बी दिस रेमेडी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप. तो इट हेल्प्स यू इन केस टेकिंग ऑल्सो. जैसे इफ आई एम थिंकिंग ऑफ लैक केनाइनम, जैसे पहले केस में मैंने बोला कि उनको अटेंशन बहुत चाहिए, अप्रिसिएशन बहुत चाहिए, आई कैन आस्क हिम सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू लैक केनाइनम.
ऑफ कोर्स नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, बट अगर वो मुझे आगे जाके मिलते हैं वो सिम्टम, तो मैं कम कर सकती हूँ रेमेडी. सो इट हेल्प्स इन केस. देन इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रिस्क्राइब अननोन ड्रग्स, जहाँ पे यू नो जो आपने कभी पढ़ी नहीं, लाइक प्लेसेंटा, यू नो like some other remedies. You can, जैसे for example, in placenta case you might have seen उसी rubric में company desire for sleep with parents child wants to, okay, उसमें दो तीन बहुत unknown remedies है, जैसे कि sacrum album, which is a great child remedy, okay, very very good remedy which I use very often. Second remedy is lac lupinum, which is wolf, which comes from wolf. तो आप लैक ल्यूपिनम ऐसे सिम्टोमेटिकली शायद कभी प्रिस्क्राइब ना कर पाए, बट थ्रू रेपर्टरी यू कैन. एंड ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड द मटेरिया मेडिका इन डिटेल. ओके, सो फॉर यूजिंग रेपर्टरी, अगर आप बहुत रेगुलर यूजर नहीं है, इफ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग रेपर्टरी, आई हैव सम सजेशंस. तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ रेपर्टरी को समझिए. हर एक रेपर्टरी का अपना स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल, फाटक रेपर्टरी अगर आप देखेंगे तो अल्फाबेटिकल रेपर्टरी है, ए से लेके जेड तक. तो जो भी आपको ढूंढना है रूब्रिक में, वो अल्फाबेटिकली ढूंढना है. वैसे ही अगर आप कैंट की रेपर्टरी लेंगे, कंप्लीट रेपर्टरी लेंगे, तो वो सेक्शंस में डिवाइडेड है. ठीक है, माइंड, टंग, हेड, वॉट एवर, रेक्टम, फीमेल, मेल, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं. फिर उसमें जनरल से पर्टिकुलर तक रूब्रिक्स है. तो उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है. फिर यूज ऑफ रूब्रिक्स जब आप करके नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, राइट. तो हमें प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे रूब्रिक्स को, तो हम और बेटर होते जाते हैं. एंड वन थिंग विच आई फील जो सबसे ज्यादा शायद मुश्किल जाती है लोगों को, वो है कि पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक में कन्वर्ट कैसे करें. तो मेरा सिंपल सा सजेशन है, ये सिर्फ फैमिलैरिटी से हो सकता है. अगर आप फेमिलियर नहीं होंगे रेपर्टरी के साथ, अगर आप उसको खोल खोल के बार बार देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप कभी भी पेशेंट लैंग्वेज को रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं कर पाए. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लैंग्वेज को समझना. तो जैसे आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आप हिंदी से इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट, क्योंकि हमारी रेपर्टरीज आर रिटर्न, वी हैव एक्सेस इन इंग्लिश ओनली. तो हमें थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है. तो जब भी आप रूब्रिक पढ़े, आई ऑलवेज टेल दिस टू माय स्टूडेंट्स कि अगर आपको रूब्रिक सीखना है, यूज करना है, तो आप रूब्रिक पढ़िए, उसका एग्जैक्ट मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग गूगल पे ढूंढिए, लिखिए, और उसको डे टू डे लाइफ में यूज करके देखिए. ओके, एंड देन यू विल नो दैट ओके, ये रेपर्टरी में ये रूब्रिक ऐसे यूज होता है, या इसका ये मतलब है. पर आपको उसका वोकैबुलरी आना बहुत जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then evaluation is also one thing. Evaluation यानी आपको ये देखना है कि अगर आपने 5 रूब्रिक लिए हैं, ठीक है, तो सिर्फ मैकेनिकल आपको ये नहीं देखना है कि एक रेमेडी पांचों को कवर करे. उसमें भी इवेल्युएशन है, कौन सा फर्स्ट ग्रेड सिम्टम है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, किसको आपको प्रायोरिटाइज करना है, किसको आप छोड़ सकते हैं, या कौन सा कम इम्पोर्टेंट है. और फिर वो रेमेडी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटाइज्ड फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स को कवर कर रही है, रूब्रिक्स को कवर कर रही है, वो रेमेडी को आपको देना है. और फिर आपको करना है डिफरेंशिएशन की एक्स रेमेडी वाई रेमेडी से डिफरेंशिएट कैसे होगी, क्या कौन से रूब्रिक के बेसिस पे या कौन से सिम्टम के बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ यूजिंग द रेपर्टरी. So, like I said, the most important thing in repertorization, I guess, is rubric making. Okay, बहुत सारे लोग इसके साथ स्ट्रगल करते हैं, बट इतना मुश्किल नहीं है. आप फेमिलियर हो जाएंगे तो इजीली आप रूब्रिक बना पाएंगे. सो अब उसके लिए कैसे करें, कैसे कन्वर्ट करें पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक के लैंग्वेज में, रेपर्टरी के लैंग्वेज में. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बोल रही हूँ आपको, बहुत आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही जनरल एडवाइस है, बट यही है. यही करना पड़ेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गेट फेमिलियर, ओपन योर रेपर्टरी every now and then. My teacher taught me
that he used to give me situations. अगर हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या कोई पार्टी में जा रहे हैं या क्लिनिक पे भी बैठे हैं या टाइम है, फ्री टाइम है, तो मुझे कहते थे इनको ऑब्जर्व करो, देखो क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और आपका इंटरप्रिटेशन क्या है और उसको रेपोर्ट्री में ढूंढो। ओके। या किसी ने कोई पेशेंट आया और तब तब मैं स्टूडेंट थी जब मैं उनके साथ बैठती थी, तो उसमें जो भी पिक्यूलियर लगे उसे लिखो और उसके 4 तरह के रूब्रिक्स या 4 अलग रेपर्टरी से रूब्रिक ढूंढो। तो उसमें क्या होता था, आई यूज टू लाइक ओपन द रेपर्टरी वेरी फ्रिक्वेंटली। तो बहुत सारे आप रेपर्टरी खुल खुल के देखते हो, आप एक पढ़ने जाते हो उसी के लिए आप 4 और रूब्रिक्स पढ़ लेते हो, तो आप एक से फेमिलियर नहीं हुए, आप उस 4 रूब्रिक से फेमिलियर हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जाने। सेकंड, नो द रूब्रिक। नो द रूब्रिक का मतलब ये है कि आपको उसका लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो रूब्रिक का सोर्स क्या है, ताकि आपको ये पता चले कि उसे किस तरह से रेपर्टरी में लाया गया है और क्यों किसी ऑथर ने उसको पर्टिकुलर रूब्रिक में रखा है। ओके। देन understand the meaning of rubric, which I already explained, and read at least 10 rubrics a day, which is minimum. अगर आपको रेपर्टरी अच्छे से सीखना है, जानना है, 10 रूब्रिक रोज पढ़िए, उसके मीनिंग ढूंढिए, उसको यूज कीजिए, वन डे यू विल बी मास्टर ऑफ रेपर्टरी। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जाम्पल्स। तो एक पेशेंट आता है, कहता है, यहाँ पे हम मटीरिया की या प्रिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रूब्रिक मेकिंग की बात कर रहे हैं। तो एक दिन पेशेंट आता है, कहता है, डॉक्टर आई हैव पेन इन माय राइट शोल्डर। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे रूब्रिक रेपर्टरी में? पर्टिकुलर एनाटॉमिकल सेक्शन में जाएंगे, तो कौन सा सेक्शन हो सकता है फॉर शोल्डर? टेल मी विच सेक्शन। कोई भी रेपर्टरी में हम कहाँ जाएंगे? एक्सट्रीमिटीज। वेरी गुड डॉक्टर नीलम, थैंक यू। सो एक्सट्रीमिटीज में आप जाएंगे शोल्डर्स राइट। ओके, बिकॉज पेन इन द राइट साइड। आप पेन भी ले सकते हैं, शोल्डर्स पेन राइट साइड। Okay, and see how many rubrics we have. 245 remedies. But if we go to materia medica, तो हम तो 2-4 ही सोच पाएंगे, we will give वही sanguinaria, ranunculus, chilidonium, lycopodium। तो हमारा विजन इतना ही है, राइट? बट अगर हम रेपर्टरी में देखेंगे, दिस विल गिव यू 245 रेमेडीज। नाउ आपका स्पेक्ट्रम कितना बढ़ गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेपर्टरी। देन नेक्स्ट, सो आप सिंपल रूब्रिक से शुरू करें, सिंपल चीज से शुरू करें एंड देन कॉम्प्लेक्स माइंड रूब्रिक्स की तरफ जाए। अब एक पेशेंट आके मुझे बोलती है कि मैम पीरियड्स बहुत इरेगुलर है और स्टार्टिंग से ऐसे ही है, जब से आया है, जब से मुझे पीरियड शुरू हुआ है इरेगुलर ही है। रूब्रिक इज मेंसेस डिलेड इन गर्ल्स फर्स्ट। सो फर्स्ट मेंसेस इज डिलेड, जब से आया है तब से ही डिलेड है और इरेगुलर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो मेंसेस इरेगुलर, मेंसेस डिलेड इन गर्ल्स फर्स्ट मेंसेस। एंड सी 74 रेमेडीज है, नॉट ओनली पल्सिटिला, बिकॉज वी नो पल्सिटिला है उसमें। सिनिशियो इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। सिनिशियो इज फॉर irregular periods without cause. दिस इज रियली अ वेरी गुड रेमेडी। ठीक है, फिर एक पेशेंट आके बोलता है मैम बहुत इम्पेशेंट हूँ मैं, मेरे से बिल्कुल वेट नहीं होता। मतलब आपके यहाँ मुझे रिसेप्शन ने बोला कि मैं 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। सो व्हाट इज द रूब्रिक? फर्स्ट इज इम्पेशंस, उसने डायरेक्ट वर्ड ही बोला इम्पेशंस। एंड दूसरा, वेट कैन नॉट, पेशेंट कैन नॉट वेट। ओके, एंड यू कैन सी ओनली 4 रेमेडीज आर देयर। अभी आप न्यू और रेपर्टरीज में देखेंगे तो और भी मिल जाएगा। पेशेंट बोलता है कि जब भी सुबह ब्रश करता हूँ खांसी आ जाती है, मुझे कॉफ आता है मुझको। इजी, कॉफ, ब्रशिंग, क्लीनिंग टीथ। तो जब भी ब्रश करेंगे कॉफिंग हो जाएगी। इज इट इजी और डिफिकल्ट? मुश्किल है बहुत। व्हाट डू यू थिंक? नो, थैंक यू। सो नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, हमको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है नहीं। हम फैमिलियर हो जाते हैं तो इजी हो जाता है। ओके, फिर एक पेशेंट आके बोलता है कि मैम मेरे को जब भी मुझे बात नहीं करनी होती ना किसी से, जैसे 4 लोग बैठे हैं
और मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा, तो मैं ऐसे, मतलब मैं क्या करता हूँ, नोटबुक लेके या अपना लैपटॉप लैपटॉप लेके मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर मैं प्रिटेंड करता हूँ, मैं सिर्फ मतलब नाटक करने लग जाता हूँ कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो ठीक है, वो लोग मुझ पे फिर ध्यान नहीं देते। सी हाउ ब्यूटिफुली आवर मास्टर्स हैज गिवन दिस रूब्रिक, माइंड राइटिंग प्रिटेंड्स टू बी। तो प्रिटेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है कि मैं लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा है। कैन यू इमेजिन, ये रूब्रिक एग्जिस्ट करता है। वेरी नाइस। देन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ना, मेरे को, आई डोंट फेस द सिचुएशन, समटाइम्स मुझे लगता है भाग जाओ बस। तो एस्केप डिजायर, भाग जाना चाहते हैं, एंड दे वांट टू अवॉइड, सो अवॉइडेंस इज आल्सो अ रूब्रिक। So, at the end, I just want to give few tips to understand repertory. First of all, सिर्फ देखिए, कोई भी भाषा सीखने का, कोई भी टूल सीखने का, कोई भी चीज सीखने का एक ही तरीका है कि हम उसे यूज करें। हम शुरू में गलती कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्लोली वी विल गेट बेटर विद इट। जब आप गाड़ी पे बैठेंगे नहीं तो गाड़ी चलाएंगे कैसे? सेम विथ रेपर्टरी, आप यूज नहीं करेंगे तो उसे जानेंगे कैसे? तो कीप यूजिंग रेपर्टरी। और अगर आपको फेमिलियरिटी की दिक्कत है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ मिलेगा, क्या है, 10 रूब्रिक रोज कीजिए डिफरेंट सेक्शंस में से, और आपको काफी, आप आपका परिचय हो जाएगा रेपर्टरी से। क्रॉस रेफरेंसेस देखिए, समटाइम्स आपको वहीं पे नहीं मिलती है चीज, पर क्रॉस रेफरेंस में मिलती है। क्रॉस रेफरेंस इज समथिंग, जैसे आपने कोई कोई वर्ड ढूंढा, उसके रेफरेंस में कोई और वर्ड लिखा होगा कि इसकी जगह ये देखिए। ओके, तो रेपर्टरी में ऐसे बहुत सारी चीजें। सब रूब्रिक्स पढ़िए आप, ऐसा नहीं है कि आपने एस्केप डिजायर टू पढ़ लिया, उसके सब रूब्रिक को छोड़ दिया, बिकॉज आपको तो मिल गया है। तो सब रूब्रिक पढ़ने से भले ही वो उस केस में काम नहीं आ रहे, किसी और केस में काम आ जाएंगे। एंड नोट डाउन ऑल द न्यू सब रूब्रिक्स टू रिमेम्बर देम। क्रॉस चेक द रूब्रिक्स फ्रॉम प्रूविंग और मटेरिया मेडिका प्यूरा, ताकि आपका मटेरिया नॉलेज भी अच्छा हो जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे कि मुझे ये रेमेडी देना है। And case exercises are extremely important. प्लीज डू केस एक्सरसाइजेस, किसी का भी केस ले लीजिए, है ना। आपके खुद के पेशेंट नहीं है तो सीनियर से पूछिए, जूनियर से पूछिए, कलीग से पूछिए, और यूज करिए उनको रेपर्टरी में। फिर उसको उसके रूब्रिक्स निकाल के देखिए, एंड सी क्या होता है। आप एटलीस्ट फेमिलियर हो जाएंगे। आप भले ही वो रेमेडी दे ना दे, वो रूब्रिक सही हो ना हो, बट वो रूब्रिक आपको सीखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो कीप डूइंग केसेस फ्रॉम योर प्रैक्टिस, ओल्ड बुक्स। मैं बहुत ऐसा करती थी कि मेरे टीचर्स के पुराने नोट्स में से निकाल के, हनीमैन के केसेस निकाल के, और फिर उसको रेपर्टरी करती थी। दे मेक यू इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। और फिर आता है इवेल्युएशन वाला पार्ट, कि आपको क्या देखना है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। दैट इज सेकेंडरी, पीजी लेवल। बट द अंडरग्रेड और द बेसिक लेवल इज, फैमिलियर हो जाइए, रूब्रिक बनाना सीखिए, उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। एंड देन इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स कम्स लेटर, कि आप कितना रिलाय कर सकते हैं रेपर्टरी पे। ऐसा नहीं है मैकेनिकल रेपर्टराइजेशन इज एज बैड एज यू नो यूजिंग ओनली फ्यू रेमेडीज, इट इज वेरी बैड। तो वो नहीं करना है हमको, और हमको कोशिश करना है कि हम प्रेजुडाइजेस से फ्री हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई गेस आई एम ऑन टाइम। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत। और अगर आपको कोई भी डाउट्स बाद में भी लगते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आरजे यामिनी पे। थैंक यू। अभी हमारे पास 3-4 मिनट है। ओके, सो कोई क्वेश्चन है किसी की तरफ से? हाँ, आप बहुत अच्छा बोल रही थी यामिनी जी। मैं थैंक यू। दूसरे सेट पर देख रहा था, अपने से ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने दूसरे सेट पर देख रहा था। ओके, आपका आप पीपीटी को अब हटा दीजिए जी अमित। प्लीज। हाँ, ठीक। मैंने, मुझे तो ऐसे कोई सवाल आपका लिए बहुत बहुत ही बढ़िया आपने बताया है, और जी कोई जानकारी है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। चैट बॉक्स में मैसेज है एक, मैं देख रहा हूँ। थैंक यू मैम, नाइस लर्निंग। तो नाइस लर्निंग है तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है? निशान जी आप कुछ बोलिए। नहीं नहीं आप सर, कोई क्वेश्चन नहीं।
कोई क्वेश्चन नहीं हुआ? अरे क्वेश्चन होना चाहिए। जी चलिए, सब लोग चैट बॉक्स में काफी एक कोई आदमी कुछ कहना चाहते हैं चैट बॉक्स में। नहीं नहीं बोल रहे हैं। ओके। मैम एक मेरा डाउट आया था अभी, उस टाइम मैंने कमेंट भी किया था मैम। लेग जी कैन क्या को कमेंट और बताइए? अपने प्लेसेंटा और पल्सेटिला से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सॉरी, लेग कैन से आपने सबसे पहले लेग कैन दिया था एक्जिमा केसेस में। यस यस हाँ, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको पल्सेटिला से? पल्सेटिला से तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए लैक्टैन और पल्सेटिला में कॉमनैलिटी क्या है, दोनों साइकोटिक रेमेडीज है, दोनों का माइजम एक जैसा है। तो उनका कोपिंग अप जो है ना वो काफी सिमिलर सा है, अवॉइडेंस, सेंसिटिविटी, डेडिकेटेड, यील्डिंग नेचर, ये सब कॉमन है। बट पल्सेटिला कम्स फ्रॉम प्लांट किंगडम, ठीक है, तो उसमें प्लांट की सेंसिटिविटी और रिएक्टिविटी है। जैसे उनको बहुत जल्दी मॉर्बिड सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं, तो वो हर चीज से सेंसिटिव है, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ हो जाएगा, वेदर में कुछ हो जाएगा, तो वो सेंसिटिव है। लैक्टैन का ऐसा नहीं है, लैक्टैन हैज द होल प्रोसेस, क्योंकि मैमल रेमेडी है, इट कम्स फ्रॉम एनिमल किंगडम, तो उसकी सिम्टम्स भी अलग है और उसका नेचर भी अलग है। तो अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे किसी भी रेमेडी का, तो इट बिकम्स इजी। ऑल्सो पल्सेटिला इज फ्रॉम रेननक्यूलेसी फैमिली एंड लैक्टैन इज फ्रॉम मैमल्स, तो दोनों की क्वालिटीज में अंतर है। जैसे जो लैक्टैन पेशेंट्स होते हैं जनरली, उनको ग्रुप से बहुत फर्क पड़ता है, उनको ग्रुप कॉन्फर्मिटी चाहिए होती है। जैसे वो पेशेंट ने बोला कि भाई लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, बॉस ने कुछ बोल दिया, तो ये ग्रुप जो कम्युनिटी, जैसे हम लोग भी मैमल्स है ना, ह्यूमंस आर मैमल्स, तो हम लोग कैसे सोचते हैं कि समाज क्या बोलेगा, समाज ये कहेगा, हमको आने नहीं देगा। जैसे वो समाज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसी में हम रहते हैं, उसी से हमारा सब लेना देना, खाना पीना सब चल रहा है। इट इज नॉट सेम विद द मैम प्लांट्स। ऐसा भी पल्सेटिला में यामिनी जी आप हाइपोक्रेसी है और लेकिन में हाइपोक्रेसी शायद नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? लेग कैन में हाइपोक्रेसी भी है क्या, मतलब या पल्सेटिला में तो मैनिपुलेटिव ही है ऐसा? आई एम नॉट श्योर, मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब मुझे एक मालूम क्वेश्चन और। नहीं। क्योंकि ये डिफरेंशिएट पॉइंट होता है वहां पे भी, अगर इसको देखें तो। हाँ, हो सकता है, आप एकदम सही एक बोल रहे हैं कि वो अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं उसके, बट आई एम नॉट श्योर कि उसमें हाइपोक्रेसी है कि नहीं। आई नीड टू चेक। एक क्वेश्चन आपका और टाइम है। हो गया मैम। जी, राइटिंग में जो सिंगल रेमेडी है वो कौन सी दवा है, क्योंकि सिंथेसिस में ये रूब्रिक्स नहीं दिख रहा है। मैं 1 मिनट में आपको दवा बताऊंगी, मुझे भी याद नहीं है, 1 सेकेंड। मैं आपको मेरा स्क्रीन दिखा रही हूँ। आप नहीं तो ग्रुप में सेंड कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है। चलेगा, मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ। के समय पूरा हो गया है। यामिनी जी जी फिर से जी आइए सर। आपका अगला सेशन में, है ना? मैं आपसे श्योर। बात करके फिर अगला सेशन कर लूंगा। और चूंकि सेशन हम लोग का समाप्त हो गया है, तो हम लोग सेशन को हैंड ओवर करते हैं। एंड सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर अंजनी। यू आर द होस्ट नाउ फॉर Yes, sir. Yes.